नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पीएचडी लोग इंजीनियरिंग फील्ड में भी करते हैं, साइंस फील्ड में भी करते हैं, आर्ट में भी करते हैं, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो या साइंस हो, साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आर्ट में आप जैसे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन सब में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो डिफरेंस होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो उनके जो पीएचडी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, डाटा कलेक्शंस में डिफरेंसेस होते हैं, तरीके जो डाटा कलेक्शन करने का तरीका उसमें डिफरेंसेस होते हैं, और भी जो डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो उनको पब्लिकेशंस उनके अलग अलग होते हैं, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें ऐसी हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं। तो ये सारी इस टाइप की जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उन्हीं का डिफरेंस आपको देखने को नज़र आएगा। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक जो इंस्टीट्यूट है उसका एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस खुद का भी होता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में तीनों टाइप की पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग, साइंस और आर्ट, तो भी उसमें कहीं ना कहीं आपको उसके स्ट्रक्चर में, उसके सिलेबस में, उसके जो करिकुलम है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं एक रिसर्च ओरिएंटेड टास्क रहता है आपका, उसी पे आपको फोकस करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है कि पीएचडी लोग फुल टाइम भी करते हैं और पार्ट टाइम भी करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फुल टाइम पीएचडी में आप जहाँ जिस भी इंस्टीट्यूट में इनरोल होते हैं उसमें आप पूरा 100% आपका ये जो फोकस होता है आपके रिसर्च पे होता है। साथ में आपको जो जिस भी एडवाइज़र, सुपरवाइज़र, जिस भी डिसिप्लिन, जिस भी ब्रांच में आप पीएचडी करते हैं उसमें जो कोर्सेस हैं और चीज़ें, उसमें आपको टीचिंग असिस्टेंट का भी टास्क दिया जाता है। तो आप जैसे ग्रेडिंग, असाइनमेंट, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कहीं ना कहीं, और किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो इस टाइप का आपको काम दिया जाता है। तो फुल टाइम में आप पूरी तरह आपको जो भी एज पर नॉर्म स्टाइपेंड होते हैं वो मिलते हैं, और जो आपका चीज़ें हैं वो रेगुलर चलती रहती हैं रिसर्च की। पार्ट टाइम में क्या होता है, पार्ट टाइम में जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी इनरोल कर रखा है, तो आप अपने जॉब के या जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके, जितना भी आपको टाइम मिलेगा आप वहाँ पे जा करके अपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने रजिस्टर किया वहाँ पे जाके आप अपना रिसर्च वर्क करेंगे। इस केस में जनरली अगर आप कहीं पे इनरोल्ड हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो स्टाइपेंड नहीं मिलता है आपको, पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर कंसीडर किया जाता है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं। क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट जर्नी है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो पार्ट टाइम में भी आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं तो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीएचडी कहाँ से करें। तो यह तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और यह आपके बेसिकली ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कि आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन किस लेवल के इंस्टीट्यूट से की है। दूसरा, आपका एरिया क्या है। तीसरा है कि आपकी पर्सनल जो क्वालिफ़िकेशन है, पर्सनल जो नॉलेज है वो किस लेवल का है। क्योंकि ये सारी चीज़ जब आप एंट्रेंस में जाएंगे, जब आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू में जाएंगे, एंट्रेंस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछी ही जाती हैं। तो आपको इन तीनों चीज़ों पे पूरा विधिवत तैयार रहना पड़ेगा। और जनरली यही होता है कि जो एक ट्रेंड है, अगर आप ठीक ठाक यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बैचलर और मास्टर कर रखे हैं, तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के बाद बताऊं जो मैंने देखा है लोगों को, तो अगर मान लीजिए आपने बीटेक एनआईटी से किया, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, अगर आपने बीटेक एनआईटी से किया, फिर मास्टर आप जा कर के आईआईटी से कर रहे हैं, तो चांस बनता है कि आपको पीएचडी आसानी से एब्रॉड मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और लोग ऐसा करते भी हैं।
और उसके लिए कुछ टोफेल और इन सब के एग्ज़ाम ज़रूरी होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, अच्छा स्कोर लाना पड़ता है। बट अगर आप इस टाइप के हैं तो आपको बाहर पीएचडी मिलना काफ़ी आसान है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए हुए हैं, फिर मास्टर आपने एनआईटी से किया है, तो आपको आईआईटी में पीएचडी मिलने के चांसेस हैं। तो इस टाइप का थोड़ा सा जो इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो एक रैंकिंग या फिर जो उनका नॉमिनेशन किया गया है उनके पर्टिकुलर स्टेटस और पर्टिकुलर चीज़ों के आधार पे, उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए बैकग्राउंड कितना इम्पॉर्टेंट है। अब बैकग्राउंड में दो बैकग्राउंड हैं। दो बैकग्राउंड में पहला बैकग्राउंड उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसकी हमने थोड़ी सी बात पहले की। दूसरा है उनका फाइनेंशियल स्टेटस। एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगर आप बचपन से ही या फिर आपका अगर 10th 12th और बैचलर मास्टर इन सब में अगर आप मेरिटियस स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको पीएचडी के लिए कंसीडर किया जाता है। अब ये अलग बात है कि वहाँ का एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, वहाँ के इंटरव्यू आपको देने पड़ेंगे, बहुत सारे फेजेस जो होते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। बट अगर आप मेरिटियस स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें कंसीडर किया जाता है। तो पीएचडी स्कॉलर के लिए फाइनेंशियल स्टेटस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब मास्टर करके पीएचडी करना शुरू करते हैं तो आपकी जो मास्टर के बाद जो आपकी एज होती है वह 22 to 24 ईयर के आसपास होती है, या 25 भी होती है। फिर कहीं अगर आपने गैप ले रखा तो आपकी 25-26 तक की एज पहुंच जाती है। और उसके बाद जब आप पीएचडी करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएचडी ख़त्म होते होते आपकी जो एज होती है वो 31-32 तक पहुंच जाती है। इस केस में क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आप जो एक नीड, जो आपकी बेसिक नीड है उसके लिए आपको पैसों पर डिपेंड होना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके जो फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस अगर ठीक ठाक है तो आप इस टाइप से थोड़ा आपको एक स्ट्रेस नहीं होगा आपके जो बेसिक नीड्स को पूरा करने का। तो यह बात थोड़ी सी अनकॉमन है बट रियल भी है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो, क्योंकि पीएचडी में जो स्टाइपेंड होता है वो काफ़ी लिमिटेड मिलता है और कहने को जो भी अमाउंट है वो रहता है, बाकी आपको अपना ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, और सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं कहने को आपको दिखेगा हाँ इतना मुझे पर मंथ मिलता है, बट वो आपको मिलता है फिर आपको फिर वहाँ पे जो भी फीस है, जो भी रेंट्स हैं उन सब में सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप फैमिली को हैंडल कर पाएंगे इस स्टाइपेंड से तो आज के टाइम में वो मुश्किल है। हाँ, आज के टाइम में एक स्कीम अभी चल रही है PMRF करके, PMRF फेलोशिप, अगर आप उसके थ्रू इनरोल हैं, अगर आप वो मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लकी समझिए और उससे आपकी जो बेसिक नीड्स हैं शायद अच्छे से पूरी हो सकती है, क्योंकि उसमें फेलोशिप का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही है कि इन सब की जो सीट्स है काफ़ी लिमिटेड हैं और ये आपकी टोटली बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपको ये फेलोशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। बट अगर आपके दिमाग में रिसर्च का एक इंटेंशन है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो अगर आप एक बार आपका माइंडसेट बन जाता है रिसर्च करने के लिए तो आपको इन सारी चीज़ों को सोचनी भी नहीं चाहिए और आपके दिमाग में आएगा भी नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्टाइपेंड, अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड है और भी जो सारी चीज़ें हैं ये तो 4-5 साल के लिए होती हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा तो आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत ठीक होगी, क्योंकि आज के टाइम में 30 एट द एज ऑफ 30 आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है बहुत टाइम पर। तो ये कि एंगल जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बन ही जाता है तो आप इसके लिए आप पीएचडी नहीं छोड़ सकते कि हमें PMRF नहीं मिला इसलिए हमें पीएचडी नहीं करनी है, कुछ और करना है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।